हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ की द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं हम, या पढ़ेंगे हम डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा बीएससी एमएससी या 11th-12th का टॉपिक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डुअल नेचर ऑफ मैटर। प्रकाश किरणों की दोहरी प्रकृति होती है। वह कणों तथा तरंगों दोनों के रूप में होती है और दोनों रूप एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए कणों के रूप में तथा कुछ समय के लिए तरंगों के रूप में हो। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है, जो प्रकाश किरणें होती हैं हमारी, वो दो रूप में होता है। एक तो आपका कण के रूप में भी हो सकता है मीटर, और एक आपका तरंग के रूप में भी हो सकता है, बोला गया है। तो ऐसा ना हो कि कुछ समय के लिए वो कण की भांति व्यवहार करे, कुछ समय के लिए तरंग की भांति व्यवहार करे, दोनों एक साथ जैसा ही होना चाहिए, बोल रहा है। तो जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, कण की प्रकृति होती है, और क्या है हमारा अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये क्या करता है, ये तीनों जो प्रभाव पढ़ते हैं हम, वो तरंग प्रकृति को बताता है ना। तो ये है, स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि पदार्थ की भी दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर होनी चाहिए, कणों तथा तरंगों के रूप में। तो जो भी आपका पदार्थ है हमारा जो लेंगे यहाँ पे, वो दोहरी प्रकृति दर्शाएगा, बोल रहा है। तो डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार से पदार्थ की द्वैत प्रकृति, मतलब कि ये नाम से स्पष्ट है, द्वैत मतलब कि दो प्रकृति, कण और तरंग के रूप में, ये हुआ। अब देखते हैं डी ब्रॉगली समीकरण क्या है। तो सन 1924 में डी ब्रॉगली ने यह अभिधारणा पॉस्टुलेट दी कि इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ऋणावेशित कण माना गया था, तीव्रगामी होने पर तरंग के समान व्यवहार करता है। व्यापक रूप से प्रत्येक तीव्रगामी कण के कारण एक तरंग संलग्न होती है, और इस संलग्न तरंग की तरंग दैर्ध्य को क्या है, डेल्टा लेमडा जिसको शो करते हैं, ये लेमडा इक्वल टू h/mv। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से शो किया जाता है, तो ये है लेमडा इक्वल टू h/mv। यहाँ पे m क्या है, v क्या है, h क्या है, उसको देखते हैं। m दिया गया है कण का द्रव्यमान, मास। ठीक है, v है कण की गति, और h है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार यह प्रमाणित करता है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति होती है। डेविसन एवं जर्मन के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन भी प्रदर्शित करता है। डेविसन और जर्मन के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन भी प्रदर्शित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार स्पष्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसका इलेक्ट्रॉन का प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करता है। विवर्तन प्रकाश तरंगों द्वारा दी जाने वाली घटना है, वह घटना इलेक्ट्रॉनों से व्यक्त होती है। इसका अर्थ इलेक्ट्रॉनों से व्यक्त होता है, यही है। इसका अर्थ इलेक्ट्रॉनों का तरंग के रूप में व्यवहार है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो तरंग के रूप में व्यवहार कर रहा है, उसी को बताया गया है। एवं थॉम्सन एवं रियू ने उसकी पुष्टि की। एल्यूमिनियम की पतली पन्नी से एक्स किरण पुंज द्वारा विवर्तन के जैसा पैटर्न प्राप्त होता है, वैसा ही इलेक्ट्रॉन पुंज द्वारा भी प्राप्त होता है। दोनों को यहाँ पे व्यक्त कर दिया गया है, डेविसन और जर्मन एवं थॉम्सन और रियू के द्वारा। तो ये है डी ब्रॉगली समीकरण। तो अब इसको और देखते हैं आगे कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं हम। डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति, देखते हैं। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को तरंग ऊर्जा में तथा तरंग ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा निम्न संबंध प्रदर्शित करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार से एक आपका यहाँ पे समीकरण दिया गया है, E = mc²। ये आइंस्टीन का समीकरण है एनर्जी का। तो E है आपका द्रव्यमान क्षति से उत्पन्न तरंग ऊर्जा, m है द्रव्यमान क्षति, और c है प्रकाश का वेग। तो मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंग ऊर्जा के अत्यंत सूक्ष्म बंडलों का पुंज है। एक सूक्ष्म बंडल को क्वांटम कहा गया है। प्रकाश तरंग का एक क्वांटम ही फोटॉन है। इसकी ऊर्जा तरंग आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है, बोल रहा है।
जैसे कि ये समीकरण है, उसको यहाँ पे वर्ड में दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ई है आपका तरंग, सॉरी ई जो प्रकाश है उसका क्या है हमारा, इसकी ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश नहीं बोल सकते, ई को हम यहाँ पे ऊर्जा करेंगे, यहाँ पे भी ऊर्जा था हमारा, प्रकाश तरंग ऊर्जा है ना। तो जो ऊर्जा है वो तरंग फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू बोलते हैं उसके समानुपाती, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया है यहाँ पे जिसको बोलते हैं एच। तो ई इक्वल टू एच न्यू रख दिया गया है, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए एच रखा गया है। अब न्यू इक्वल टू हम पढ़े हैं पहले ही, न्यू इक्वल टू पढ़े हैं सी बाई लेमडा, तो इस वाले इक्वेशन में हम सी बाई लेमडा रख दिए हैं सिंपल सा। तो क्या आ गया है हमारा इक्वेशन, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये हुआ। अब आगे देखते हैं, लेमडा उस प्रकाश तरंग की अर्थात फोटान की जब वह तरंग के रूप में व्यवहार करता है तरंग की लंबाई है बोल रहा है। समझ आ गया, लेमडा क्या बोल रहा है, तरंग की लंबाई है। तो इलेक्ट्रॉन रूपी कण जब तरंग जैसा व्यवहार करेगा तो उसकी ऊर्जा, जो तरंग जैसा व्यवहार करेगा मतलब कि अब दोनों को मिलाना है हमें, कि तरंग की तरह है कि कण की तरह है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ई है और ये भी ई है, दोनों लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का राइट साइड बराबर कर दिए हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेमडा को हम इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा लेमडा इक्वल टू, अब ये एम सी को नीचे ले लेते हैं तो लेमडा इक्वल टू एच सी बाई एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कटा तो क्या बचा, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम सी, जो ये वाला लिख दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, आप कर सकते हो P इक्वल टू क्या होता है, एम भी या एम सी होता है, तो इसके जगह एम सी के जगह पे हम क्या कर दिए हैं, P रख दिए हैं, और P कहाँ है, जहाँ पे P फोटान रूपी कण का संवेग है बोला गया है। तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू एच बाई पी हो गया। व्यापक रूप से यदि m द्रव्यमान का सूक्ष्म कण भी वेग से गमन करता है तो उससे संलग्न तरंग की तरंग लंबाई क्या होगा, देखो जब भी को ना करके हम भी सी को ना करके भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेमडा इक्वल्स टू एच अपान एम भी। तो यही तो था ना हमारा डी ब्रागली समीकरण, ये हुआ। अर्थात किसी भी तीव्र गतिमान सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ संलग्न तरंग लंबाई उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही है लंबाई आपका। तो ये वेग संवेग का व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है। लेमडा इक्वल्स टू अगर लिखना चाहे तो एम भी होगा या लेमडा इक्वल्स टू 1/p होगा, यही तो है, यही तो बोला गया है। डी ब्रागली समीकरण के अनुसार से व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा डी ब्रागली समीकरण आ गया है, ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, डी ब्रागली समीकरण से बोर के कोणीय संवेग की संकल्पना की पुष्टि करेंगे। जो बोर ने दिया है सिद्धांत, उसकी संकल्पना की पुष्टि हो पा रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में जो अभिगृहित प्रस्तुत किए उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण के रूप में धनावेशित नाभिकों के चारों ओर वृत्ताकार पथ में निश्चित कक्षकों में घूमता है तथा इसका कोणीय संवेग बोला गया है एम भी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। मतलब ये जो वर्ड दिया है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये न्यूक्लियस है ना, और ये कक्षा है, ऑर्बिट है, और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, है ना। कहीं पे ये ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, हम जान रहे हैं कि 2-2-2-8-8 वाला में होते हैं। तो वही बोला गया है कि जो ऋणावेशित कण के रूप में धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं, ये वृत्ताकार पथ है ना, तो ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गमन करते रहते हैं, उसी को बोला गया है। तो एम भी मतलब कि वो कितने द्रव्यमान से कितने वेग से, ये आर है उसकी दूरी, या ये आर हो सकता है, ये आर हो सकता है त्रिज्या, तो कितने वो अपने मास से कितना वेग से वो गमन कर रहा है, तो एम भी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ये हुआ। जहाँ एन क्या है 1 2 3 4 5 6, आगे और भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों बोला गया है ना, तो यह बोर नहीं समझा पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वृत्ताकार पथ में हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्यों गमन करते हैं वो बता नहीं पाया है। किंतु डी ब्रागली द्वारा जैसे ही कण की अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति बताई गई है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की बाध्यता हो गई कि वह उसी कक्षा में घूम सकता है जिसकी परिधि तरंग लंबाई की सरल गुणक हो सकता है। अर्थात क्या होगा,
2πr इक्वल टू एन लेमडा, है ना। तो ये हो गया 2πr इक्वल टू एन लेमडा। तो बोर के अनुसार क्या बोला गया है, एम भी आर इक्वल टू एन एच बाई 2π, ये बोर के अनुसार है। अब डी ब्रागली के अनुसार हम अभी पढ़े थे लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी, है ना। तो ये देखो, इसको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अब हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें, एम भी इक्वल टू एच बाई पाई, ये हुआ। तो अब समीकरण एक से क्या कर सकेंगे, जैसे कि एम भी, अब एम भी के जगह पे एच भी, जैसे कि ये एम भी क्या हुआ है, पहले आया था, देखो यहाँ पे क्या आया था, चलो तो एच, सॉरी एच नहीं है यहाँ पे, लेमडा, लेमडा इज इक्वल्स टू निकाले थे हम एच अपान एम भी या एच अपान एम सी वाला, है ना, सॉरी दोनों एम सी हो गया है एम भी। तो ये एम भी को मैं इधर लाती हूँ तो एच अपान लेमडा हुआ ना, ये होगा। तो यही वाला इक्वेशन तो यही वाला है, ये हुआ। तो अब हमें पता चल गया एम भी के जगह पे हमें क्या रखना है, एच बाई लेमडा रखना है ना। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है हमें, उसमें आसानी से रख सकते हैं, जैसे कि ये वाला से करे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच अपान लेमडा रख दिए और यहाँ पे आर पहले से था, आर है, और ये जैसा का तैसा उतार दिए, ये हुआ। अब क्या किए हैं कि ये वाला को हम, ये वाला शिफ्ट को इधर ले आए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जैसे कि इसमें रखें, इसको इधर ले लेते हैं, 2π हो जाएगा आर इक्वल टू एन एच बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे लेमडा एच, तो ये और ये कटा, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे 2πr इक्वल टू एन लेमडा बचा जी, ये हुआ। आ गया समझ, ठीक है। तो ये तो लिख दिया गया है, ये हुआ। अब क्या बोला जा रहा है, अतः कक्ष की कोई भी मनमानी त्रिज्या संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा उसकी त्रिज्या वही हो सकती है जब वह उसके साथ संलग्न तरंग के तरंग दैर्ध्य का सरण गुणक हो। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम आर त्रिज्या, जैसे जिस कक्षा में घूमेगा वो मनमानी नहीं होगा, मतलब पर्टिकुलर जिस त्रिज्या का होगा उसी में घूमेगा, अलग त्रिज्या होगा तो अलग में घूमेगा। जैसे कि हम देखें, जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक है, फिर यहाँ पे घूम रहा है, ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक गर्त और श्रृंग की दूरी, यही है ना आपका तरंग दैर्ध्य, ये लेमडा होता है हमारा, ठीक है। तो ये देखो, ये एक तरंग दैर्ध्य है, ये एक तरंग है, ये है, टोटल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 7 है। लेकिन जब यहाँ पे मैं देखूँ, देखो ये एक तरंग दैर्ध्य नहीं है, यहाँ पे एक तरंग दैर्ध्य है, ये है, ये है, ये है और ये है, बट आप देखो तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक तरंग दैर्ध्य दूसरे तरंग दैर्ध्य को क्रॉस कर जाए, वैसा नहीं होता। यहाँ पे फिलहाल ये जो पढ़ोगे वो अलग थ्योरी में रहेगा, हालांकि यहाँ पे है नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि त्रिज्या मनमानी नहीं करेगा, जिस कक्षा में घूमेगा उसकी त्रिज्या वही हो सकती है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका डी ब्रागली समीकरण का बोर सिद्धांत की संकल्पना वाला, ठीक है। तो आपका टॉपिक क्या था, डी ब्रागली समीकरण से बोर के कोणीय संवेग की संकल्पना की पुष्टि। तो हम यहाँ पे देख लिए पदार्थ की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो डी ब्रागली समीकरण था उसकी व्युत्पत्ति भी कर चुके, और डी ब्रागली समीकरण से बोर के कोणीय संवेग की संकल्पना की भी पुष्टि कर लिए। ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बहुत तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।